हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में ही जेन के लिए टेम्पररी ऑफिस बनाया जाता है, जिससे उस डिपार्टमेंट के जो बाकी के ट्यूटर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ है कि तभी उसी टाइम पे उसी डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट आता है और अपने ट्यूटर से मदद मांगता है, क्योंकि वो अपने अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही उसे आगे के लेवल की प्रैक्टिसिंग में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही होती है, जिस पे उसके ट्यूटर जेसन ये सलाह देते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जेन का ये मानना होता है कि अगर वो स्टूडेंट यहाँ प्रैक्टिस छोड़ देगा तो उसकी कड़ी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस करने में जो डिफिकल्टी से पेश आ रही है वो एक खास तरह के एक्लेजर के लेने के कारण इसके पूरे शरीर में जहर फैलने के कारण हुआ है, और अगर वे सब उस स्टूडेंट को बचाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उसके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेन को मेडिकल स्किल का ज्ञान होता है, फिर भी यहाँ वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के सारे ट्यूटर्स ने उसकी बेइज्जती की होती है और उनके मामले में दखल देने से मना किया होता है। लेकिन टीम लीडर के ये मनाने के बाद कि तुम भी इसी ड्रैगन किंग एकेडमी के ही एक ट्यूटर हो और ट्यूटर होने के नाते तुम्हें हर एक स्टूडेंट को इस तरह की खतरनाक सिचुएशन से बचाना चाहिए। जेन यहाँ इस बात पे उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए राजी हो जाता है कि बाकी के ट्यूटर्स उसे आगे कभी भी इस तरह से बुली नहीं करेंगे, साथ ही सभी उसका सम्मान करेंगे। हम जेन को देखते हैं कि वो उस स्टूडेंट के बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने लगता है। अब ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले उस स्टूडेंट के शरीर के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन्हें रिलीज करता है, जिसके कारण हम उस स्टूडेंट को देखते हैं कि उसे भयानक पेन महसूस हो रहा था और वो यहाँ जेन से कहने लगता है कि वो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस पे जेन उसे धैर्य रखने को कहता है क्योंकि ये प्रक्रिया अब थोड़ी देर में समाप्त होने वाली थी। लेकिन इस ट्रीटमेंट के दौरान ही हम उसी मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के एक ट्यूटर जिनका नाम जेसन है उसे कहते देखते हैं कि उस स्टूडेंट कायले के साथ अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। साथ ही जो तुम इसकी बॉडी के साथ यहाँ पे कर रहे हो, इससे अगर इसकी मौत हो जाती है तो तुम्हें इसकी पूरी सजा मिलेगी। चाहे इस एकेडमी के कितने बड़े लोग ही तुम्हारा साथ दे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जेन उसकी बातों से कहाँ रुकने वाला था, वो उस स्टूडेंट को डिटॉक्सिफाई करता है, जिसके कारण उसके शरीर का जितना भी पॉइजन होता है वो वॉमिटिंग के जरिए उस पॉइजन को रिलीज कर देता है। लेकिन उसे इतना सर्व पेन होता है कि वो स्टूडेंट वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। अब उस स्टूडेंट को इस तरह से गिरता देख सभी को यही लगता है कि ये स्टूडेंट यहाँ पे मारा गया है, जिसे देखते ही ट्यूटर जेसन यहाँ पे जेन पे एक आग बबूला होने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें इसे स्टूडेंट को मारने से मना किया था, लेकिन तुमने इसके साथ अभी अभी क्या किया है कि ये इस तरह से गिरा पड़ा है। जिस पे जेन उसे कहता है कि तुम सही में स्टूपिड हो, तुम जैसे बंदे को आखिर इस ड्रैगन एकेडमी में किसने ट्यूटर बना दिया, क्योंकि मैंने तो इस स्टूडेंट के सिर्फ एक्वापंचर प्रेशर पॉइंट्स को हिट किया है, जिसकी वजह से इसकी मौत नहीं हुई है बल्कि ये बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ है, और इसके शरीर में से जैसे ही वो पॉइजन बाहर आ जाएगा ये अपने नेक्स्ट लेवल पे आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जिस पे ट्यूटर जेसन उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इस तरह के झूठ को मान लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है कि तुमने इस पर 3 शॉट्स से अटैक किया है। अब इतना वो कह ही रहे होते हैं कि अचानक से उस गिरे हुए स्टूडेंट को होश आता है, तो वो खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए जेन से कहने लगता है कि उसने अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ वो काफी खुश लग रहा होता है और जेन को थैंक्स कहने के लिए वो अपने साथ एक मील पे उसे चलने को कहता है। यहाँ पे हम चाइनीज कल्चर का एक कमाल का ट्रेडिशन देखते हैं, जहाँ पे अगर कोई किसी को थैंक्स कहना चाहता है या उसके एहसान का बदला चुकाना चाहता है तो वो उन्हें अपने साथ एक डिनर पे इनवाइट करता है। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ जेन उस स्टूडेंट को कहता है कि तुम्हारी बॉडी में अभी भी उस पॉइजन के कुछ अंश बाकी हैं जिन्हें तुम आसानी से अंडर कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसीलिए तुम्हें कुछ मेडिसिन लेने होंगे। आगे जेन एक पेपर पे उन सारे मेडिसिन के नाम लिख देता है और उस स्टूडेंट से कहता है कि तुम खुद इन मेडिसिन को बना सकते हो और मात्र 3 दिनों में ही तुम्हारे अंदर के ये जो जहरीले टॉक्सिन्स है जिसकी वजह से तुम्हारे स्किन पे ये सब जो स्पॉट्स आ गए हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे साथ डिनर पे एक मील के लिए जाने की, तो मैं उस ऑफर को मना करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे ट्यूटर ये टीचर जेसन है, और अगर फ्यूचर में तुम दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करो और ट्यूटर जेसन के पास इसका इलाज ना हो तो तुम मेरे पास आ जाना। अब इतना कहते ही जेन जो होता है वो उस ट्यूटर जेसन पे टूट पड़ता है, ये कहते हुए कि इस एकेडमी में कई सारे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो तुम्हारे अंडर टीचिंग लेकर के बेकार हो रहे हैं, और जब तुम्हें ये पता चल गया है कि तुम कितने स्टूपिड टीचर हो तो तुम्हें इन स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये स्टूडेंट अगर तुम्हारी इंस्ट्रक्शन में इस तरह की टीचिंग हासिल करते रहे तो इस पूरे ड्रैगन किंग एकेडमी की रेपुटेशन तो बर्बाद हो जाएगी। अब ये सुनते ही ट्यूटर जेसन को तो आ जाता है गुस्सा और वो जेन पे अटैक करने वाला होता है कि टीम लीडर उसे ये कहते हुए रोकता है कि ये सिर्फ वर्ड्स है और इससे तुम्हें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे वो जेन को ये ऑफर देते हैं कि क्यों ना वो उनके उसी मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के ही एक टीचर बन जाएं, जिस पे जेन उनके भी ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि इस एकेडमी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझ पे काफी भरोसा जताया है और उन्होंने पहले से ही मुझे एक डिपार्टमेंट जो कि ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट है वो ऑफर किया है, तो मैं उनकी काइंडनेस को इस तरह से धोखा नहीं दे सकता और आपके डिपार्टमेंट को नहीं ज्वाइन कर सकता। अब आगे यहाँ पे सीन चेंज होता है और अब हम ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की क्लास को देखते हैं, जहाँ पे हाल ही में नए स्टूडेंट ने भर्ती लिया है जिसका नाम जियान फेंग है। ये अपने ट्यूटर यानी जेन को ग्रीट करता है और आगे ये दोनों क्लास में जाते हैं, लेकिन क्लास में जाते ही जेन एक बंदे को देख करके पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। अब ये जो एक और नया स्टूडेंट होता है ये उसी मिस्टर लूसिन का ही बेटा हाव होता है, जिसने अपने फादर की रेपुटेशन का पूरा फायदा उठा करके किसी भी तरह से झोल झाल करके क्लास ट्रांसफर प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया होता है और अपना एडमिशन यहाँ पे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में करवा चुका होता है। और पिछले के एपिसोड्स में हमने देखा था कि जेन ने इसे इस डिपार्टमेंट में आने से मना किया होता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और एक सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं अब इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का परमानेंट मेंबर बन चुका हूँ, तो इस क्लास के ट्यूटर भी मुझे इस क्लास से नहीं निकाल सकते। जिस पे जेन उसे ये सलाह देता है कि जब जबरदस्ती से तुम इस क्लास में आ ही चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि अपने फादर यानी मिस्टर लूशन जैसी षड्यंत्रकारी योजनाएं तुम नहीं रचोगे और अपनी इस बेकार की ट्रिक्स को यूज करके मेरे इस क्लास को पॉलिटेट नहीं करोगे। अब आगे जेन उन दोनों नए स्टूडेंट से कहता है कि वो अपना अपना परिचय पूरी क्लास को दे सकते हैं। आगे जेन अपनी क्लास को ये भी बताता है कि हमारे बीच एक और नई स्टूडेंट आने वाली है, लेकिन उसके आने में थोड़ी लेट है, इसीलिए बिना उसके ही हमें ये इंट्रोडक्शन शुरू करना है। अब आगे हम देखते हैं कि हाओ चिन यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता है। यहाँ पे वो अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत सबसे पहले अपने लेवल को बता के कहता है कि वो एक 19 साल का ब्रॉन्ज एडवांस विंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का स्टूडेंट है और मेरी फिजिकल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो हाफ स्टेप सिल्वर लेवल पे है। मैंने इस पूरे एकेडमी की रैंकिंग में 56 पोजीशन हासिल किया है। अब वो अपने इंट्रोडक्शन में इतने सारे लंबे जुमले शेयर करता है कि पूरी क्लास को वहाँ उबासी आने लगती है। अब सारे उसके क्लासमेट्स यही सोचने लगते हैं कि इतनी लंबी भाषणबाजी तो मैंने किसी लीडर के मुंह से भी नहीं सुनी जितनी लंबी ये यहाँ पे झाड़ रहा है। अब उस हाओ चिन को इस तरह से लंबी वहाँ पे हाँकते देख सारे ऊब जाते हैं। यहाँ पे वो अपने लाइफ मोटो को बता रहा होता है कि मेरे आगे के प्लान्स ये है और मेरा गोल ये है और 30 साल की एज तक पहुँचने से पहले मेरे लाइफ का यही गोल है कि मैं इनेट लेवल का ट्रांसेंडेंस बनना चाहता हूँ। अब ये सबसे हाईएस्ट लेवल होती है जिसको पार करने वाला सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे ब्लेड्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसमें एडमिशन लेता है। अब ये बात जैसे ही जेन सुनता है उसे फिर से ताना देने लगता है कि 30 साल की एज में तुम ये उपाधि हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से ये काफी लो पोजीशन ही है। जिस पे हाओ चिन यहाँ ट्विटर से कहने लगता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एकेडमी में बस गिने चुने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस गोल को हासिल किया है। ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग की पोजीशन है। जिस पे जेन उसे ये जवाब देता है कि मैं अलग अलग वेरिएशंस के बारे में तो नहीं जानता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम उस इनेट लेवल पे 22 साल से पहले कभी भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि जो भी मेरा स्टूडेंट अपने 22 साल से पहले ही इनेट लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा तो उसे मैं अपने इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से तुरंत ही एक्सपेल कर दूंगा। जिस पे हाओ चिन ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि तो फिर देखते हैं, मैं भी आपके ही डिपार्टमेंट में अब ज्वाइन हो चुका हूँ और आपसे ही अब टीचिंग हासिल करूंगा, तो आप मेरा गोल जो कि मैंने सोचा है कि 30 साल की उम्र में मुझे उस लेवल तक पहुँचना है, उसे 8 साल पहले ही मुझे कैसे इनिटेट लेवल तक पहुँचाते हो। अब आगे जियान फेंग की इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है, जो उस पूरे एकेडमी में जीनियस स्टूडेंट्स में से एक है। वो बताता है कि उसकी एज भी 19 साल है, जो कि एक सिल्वर जूनियर वॉरियर के लेवल पे है। उसने अपना मेजर तलवारबाजी में किया है और हाल ही में उसने अपने शॉर्ट एनर्जी का 40% कल्टीवेट कर लिया है और उसकी जिंदगी का मोटो बस यही है कि अपने आप पे विजय पालो, इससे तुम पूरी दुनिया को हासिल कर पाओगे। मीन्स कि अगर हम अपने आप के अंदर छुपी बुराइयों को बस में कर ले तो पूरी दुनिया को जीतना आसान हो जाएगा। आगे वो अपनी लाइफ का गोल ये बताता है कि वो इस तलवारबाजी में 2nd स्थान हासिल करना चाहता है उस पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी में।
जिसपे वहीं बैठी एक स्टूडेंट जिसका नाम लिंगर है वो पूछने लगती है कि तुम नॉर्दर्न टेरिटरी के बेस्ट शॉटमैन क्यों नहीं बनना चाहते, बजाय इसके कि तुम सेकंड स्थान हासिल करना चाहते हो। जिसपे जियांग फेन उस सभी स्टूडेंट से कहता है क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पे हमारे ही ट्यूटर जिन हैं और मैं कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता और अपनी टेक्निक से इन्हें सप्रेस नहीं कर सकता और यही हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे, इसीलिए मुझे सेकंड स्थान चाहिए। अब ये सुनते ही जिन यहाँ पे सोचने लगता है कि अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ करना बंद करो। कि तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक और नई स्टूडेंट प्रवेश करती है और उस लड़की का नाम मोजी है। अब वो वहाँ पे आती है और अपना इंट्रोडक्शन जैसे ही देना शुरू ही करने वाली थी, सारे जो बॉयज स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे जिन से कहने लगते हैं कि इन्हें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें इस पूरे एकेडमी की गॉडेस माना जाता है, जो कि काफी जीनियस के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है। अब आगे जिन सभी को क्वाइट रहने को कहता है और यहाँ मोजी से पूछता है कि तुम्हारे लेट आने की वजह क्या है, जिसपे मोजी एक ऐसा जवाब देती है जो कूल तो लगता है लेकिन एक स्टूडेंट की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो कहती है कि उसे सोना बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा नफरत ये है कि उसे सुबह सुबह कोई जगा दे, इसीलिए वो देर तक सोती रह गई और आने में उसे लेट हो गया। अब आगे यहाँ पे मोजी अपना इंट्रोडक्शन शुरू करती है और वो पहले ही लाइन में कहती है कि मैं यहाँ पे किसी को पसंद करती हूँ और उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उसे ही मनाने के लिए मैंने इस डिपार्टमेंट को खास ज्वाइन किया है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारी ही क्लास की ट्यूटर है। अब ये सुनते ही पूरी क्लास में ये खुसर फुसर होने लगती है कि आखिर यहाँ इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। ये नई स्टूडेंट मोजी के आते ही इसने अपने प्यार का ऐलान सब क्लास के सामने ही कर दिया है, लेकिन हाओ चिन यही सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जो सब इसे इतना पसंद करते हैं और ये लड़की जो कि हमारी इस पूरी एकेडमी के गॉडेस और परी जिसे माना जाता है वो इस पे पूरी तरह से लट्टू हो चुकी है। आगे जो ट्यूटर जिन होते हैं वो उस मोजी से उसके लाइफ गोल और मोटिव्स के बारे में पूछते हैं, जिसमें मोजी सभी के सामने ये कह देती है कि मेरा कोई मोटिव नहीं है और मेरी जिंदगी का लाइफ गोल, अभी का करंट गोल बस यही है कि मैं यहाँ पे किसी के दिल को जीतने आई हूँ। अब ऐसा कहते ही वो जिन की ओर देखने लगती है कि इतने में जो हमारी क्लास की सबसे चुलबुली लड़की लिंगर होती है वो यहाँ पे मोजी को प्रोत्साहित करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी फॉरवर्डनेस मुझे पसंद आई और आज से तुम मेरी आइडल बन चुकी हो और हम सभी तुम्हें सपोर्ट करते हैं कि एक न एक दिन तुम हमारे ट्यूटर का दिल जीत ही लोगी। अब यहाँ पे जिन सभी को शांत करवाता है और अपनी क्लास को शुरू करता है, जहाँ पे उसके चुटकी बजाते ही पूरी क्लास ही एक प्रोजेक्टिंग बोर्ड बन जाती है। अब उस प्रोजेक्शन में हमें कई सारे अलग अलग स्टार्स के ग्रुप्स दिखाए जाते हैं। अब इन तारों के ग्रुप्स को देख करके जो किसी खास अवस्था में अरेंज किए गए थे, सभी स्टूडेंट से ट्यूटर जिन कहते हैं कि तुम्हें इन स्टार्स मैप को काफी गहराई से देखना होगा और इसके अंदर छुपी हुई मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। अब सभी लोग उस स्टार मैप्स को काफी गहराई से जांचने लगते हैं, लेकिन वही हाओ चिन होता है जो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या डब्बा टीचर है, कैसी बेकार की चीजों को मिस्टीरियस बता रहा है और हमें इसे ढूंढने को भी कह रहा है। अब यहाँ पे हम मोजी को देखते हैं जो कि वाकई में एक जीनियस स्टूडेंट थी, क्योंकि वो उस पूरे ड्रैगन किंग एकेडमी की नंबर 1 रैंक वाली जीनियस स्टूडेंट होती है। वो उन तारों में छुपी मिस्ट्री को कैलकुलेशन के जरिए समझ जाती है और यहाँ जिन ट्विटर को ये जवाब देती है कि इस स्टार मैप में टोटल 409 बड़े बड़े सितारे छुपे हुए हैं, जो कि ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में भी टोटल 409 कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, जिसे हम लोग एक्वापंक्चर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। जिस पे जिन उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये जो सितारों की चार्ट है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी को और ये जो 409 बड़े बड़े सितारे हैं ये हमारी बॉडी की ही एक्वापंक्चर पॉइंट्स को कॉरस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन यहाँ जिन उन सभी से इसके साथ ये सवाल भी पूछता है कि इसके साथ इस चार्ट में तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है। अब इस सवाल को सुनते ही मोजी यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। अब इससे पहले कि वो इस सवाल का जवाब दे पाती, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोगों के रिक्वेस्ट के मुताबिक ही मैंने वीडियो को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो इसी तरह के सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को वीडियोस शॉर्ट में या डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए।